Today we'll be starting with microeconomics, chapter number 2, demand. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. इनफैक्ट गाइस इस पर एक और पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है. मतलब अगर डिमांड अच्छे से कर लिया ना तो एक और चैप्टर नंबर 9 है, उसको करने में बहुत आसानी हो जाएगी. सो ये एक चैप्टर को करके 2 चैप्टर्स का बेस बनता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को. सबसे पहले तो समझते हैं एग्जैक्टली डिमांड होती क्या है. देखो आपको इतना समझ आ रहा होगा, नाम से समझ आ रहा होगा कि डिमांड हमने ऑफ कोर्स कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, जो गुड्स डिमांड करते हैं मार्केट में जाके या सर्विसेज डिमांड करते हैं. अब डिमांड का मतलब क्या है ये तो समझ में आ गया. देखो इस पूरे चैप्टर में ना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअली वी पे मनी, हमारे जेब से पैसे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज वी वांट सेटिस्फैक्शन, हमारी वांट्स फुलफिल हो एंड वी वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये ऑब्जेक्टिव है. और हर कंज्यूमर ना अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज मार्केट में डिमांड करता है. तो डिमांड वर्ड को समझने से पहले ना हमें 3 वर्ड्स को समझना होगा. सबसे पहली चीज़ की डिज़ायर क्या होती है, वांट क्या होती है, और एंड में पढ़ेंगे डिमांड क्या होती है. देखो आपको पता है कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, मेरे को डिज़ायर है कोई भी महंगी चीज़ ले लो, आईफोन ले लो, कि मुझे ना वो 1 लाख रुपए वाला आईफोन चाहिए. मनी की बात करेंगे क्योंकि कंज्यूमर्स इज ऑल अबाउट पेइंग मनी. मुझे एक महंगी चीज़ चाहिए, डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास. मतलब आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड मनी, नहीं है मेरे पास, प्रॉब्लम है, इनकम बजट की प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है अपनी उस डिज़ायर को फुलफिल करने का. तो इकोनॉमिक्स में ना उसे सिर्फ डिज़ायर ही कहते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है. वांट होता है अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, अंदर से कोई एक विलिंगनेस है कि आई वांट टू बाय दैट, विलिंगनेस टू बाय है, एंड साइड बाय साइड एबिलिटी टू बाय भी है. एबिलिटी टू बाय मतलब हमारे पास पैसे भी हैं उस चीज़ को खरीदने के. आपको पता है कई बार ऐसा भी होता है लोगों के पास पैसे होते हैं खरीदने के, पर विलिंगनेस नहीं होती खरीदने की. विलिंगनेस नहीं होती मतलब पैसा बहुत है पर किसी चीज़ की नीड ही नहीं फील होती, आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं, कम चीज़ों में खुश हैं. वांट दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास पैसा भी है और आप वो चीज़ खरीदना भी चाहते हैं. और मैम डिमांड क्या होती है? गाइस डिमांड इज एन एक्सटेंशन ऑफ वांट. इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ वांट डिज़ायर की एक एक्सटेंशन है. डिज़ायर में सिर्फ इच्छा थी, विलिंगनेस थी. वांट में इच्छा भी है, पैसे भी हैं. डिमांड में हम और भी कई चीज़ों की इकट्ठे बात करेंगे. मतलब डिमांड में भी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय भी होनी चाहिए, पैसे भी होनी चाहिए. पर डिमांड ना प्राइस के बेसिस पे बात करी जाती है. डिमांड की प्राइस मतलब कई बार क्या होता है, मुझे चीज़ भी चाहिए, पैसे भी हैं, पर जो सामने वाला बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है ना, मैं वो देने को तैयार नहीं हूँ. मतलब मेरे लिए उस चीज़ की उतनी कीमत नहीं है जितनी होनी चाहिए. कि मैं मार्केट में गई, देखो मेरे पास पॉकेट में एज्यूम करो मैं 10,000 रुपये अपने साथ लेकर गई हूँ, पैसे बहुत है मेरे पास. जब मैंने कोई टॉप देखा ना, उसने उसका कहा कि ये 2,000 रुपीज़ का है, ये मैंने नहीं डिसाइड करा ना, इनकम मेरे हाथ में है लेकिन प्राइस तो सेलर के हाथ में है. उसने कहा ये 2,000 का टॉप है. अब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार मैं इसके लिए 2,000 रुपये नहीं दे सकती, ये तो गलत है. तो फिर उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे. ऑल्दो मेरे पास विलिंगनेस भी थी, मुझे इच्छा थी खरीद, मुझे वो टॉप पसंद है, मेरे पास पैसे भी हैं, 2,000 रुपये नहीं है क्या है, 10,000 में से निकल जाएंगे 2,000 रुपये. बट वो प्राइस पे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. मतलब वो आप समझते हो, बार्गेन की बात बीच में आ गई. और वैसे मैं ईजी शब्दों में बोलूँ, आप एक बात बताओ, आप मार्केट गए, बहुत चीज़ें पसंद आई, आपने बार्गेन करी, आपकी बार्गेन कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हुई, आप हर चीज़ छोड़ के आ गए, तो ऐसी मार्केट तो चल नहीं सकती ना जहाँ पे कस्टमर पैसे ना दे. मार्केट कब चलेगी? असली डिमांड वो मानी जाती है जहाँ पे एक्चुअली कंज्यूमर पैसे खर्च करता है, मतलब उस प्राइस पे खुश हो जाता है. मतलब सेलर भी खुश है कि हाँ मैम ठीक है आप 1,500 में ले लो, मैं भी खुश हूँ और मैं उसको एक्चुअली में 1,500 रुपये दे देती हूँ. दैट इज़ एक्चुअल में डिमांड. कई बार होता है ना हमारे पास
जैसे आजकल मेरे साथ बहुत हो रहा है, मार्केट खुली नहीं हुई है, जा नहीं सकते मॉल्स में, मेरे पास विलिंगनेस भी है कि मुझे कपड़े खरीदने, एबिलिटी भी है, बट वो डिमांड नहीं कहलाएगी ना, क्योंकि मैं एक्चुअली मार्केट में जाके स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। वो रीजंस अलग है उसके भले ही, बट मैं स्पेंड नहीं कर पा रही, तो वो डिमांड नहीं है। डिमांड में और कौन सी चीज़ आएगी? टाइम से रिलेटेड भी होती है। आपको पता है, एक तो हमारी टाइम, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक तो हमारी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज होती रहती है। मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, प्राइस की वजह से कैसे चेंज होती है। सृष्टि, अगर मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस राइज हो जाए, जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे पेट्रोल लगा लो, बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो गया है, तो ऑटोमेटिकली हम कार की कंजम्पशन, हम पेट्रोल की डिमांड कोशिश करेंगे ना कम चलाएं। हम क्या करेंगे? पेट्रोल की डिमांड कोशिश करेंगे कम करें, क्योंकि भैया बहुत महंगा हो गया, हमारे बजट को अफेक्ट कर रहा है। प्राइस से डिमांड अफेक्ट होती है, टाइम से भी डिमांड अफेक्ट होती है। समर चल रही है आजकल, मैं चाह कर भी विंटर वुलन क्लोथ्स नहीं खरीदूंगी मार्केट में जाके। वुलन क्लोथ्स की डिमांड डब्बा गोल मैं नहीं खरीदूंगी चाह के भी। कुछ लोग खरीद सकते हैं, कई बार क्या होता है, पीपल वांट टू गो आउट, मतलब आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वहाँ ठंड है तो लोग डिमांड कर लेंगे, बट जनरली समर्स में विंटर क्लोथ्स की, वुलन क्लोथ्स की डिमांड नहीं होती। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ, ये जो, वैसे मैं आपको बता दूं, जो अभी हमने पढ़ा ना, डिज़ायर क्या होती है, वांट क्या होती है, ये एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जनरल नॉलेज है। आपने सारा फोकस डालना है अपना डिमांड क्या होती है। बट फिर भी डिज़ायर क्या थी? किसी चीज़ की विलिंगनेस होना, कि एक गरीब बंदा है, जेब में 1000 रुपये हैं और घर खरीदना चाहता है, विलिंगनेस है, उसके पास एबिलिटी नहीं है। वांट में क्या होता है? एक बंदा है, उसको घर खरीदना है और उसके पास पैसे भी हैं, पर वो अभी खर्च नहीं कर रहा, तो वो उसकी सिर्फ वांट ही रहेगी। डिमांड होती है जब इच्छा भी है चीज़ को खरीदने की, पैसे भी हैं, और हम एक्चुअली खर्च भी कर रहे हैं एट द प्रिवेलिंग प्राइस। प्रिवेलिंग का मतलब होता है बच्चों एग्जिस्टिंग प्राइस। हम उस पैसे को हम उस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने को भी तैयार है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस पर्टिकुलर एक टाइम में। जैसे मैं अपना एक लाइव एग्जांपल देती हूँ, अपने पापा की बात करती हूँ, ठीक है, उन्हें कार खरीदनी है, विलिंगनेस है, एबिलिटी भी है, और एग्जिस्टिंग प्राइस पसंद भी आ रहा है। आजकल आपको पता है ना, डिस्काउंट चल रहे हैं, लोग हर काफ़ी चीज़ों पर डिस्काउंट चल रहे हैं, गाड़ी खरीद लो, वो क्योंकि सेल हो नहीं रही है तो वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं, प्राइस भी पसंद आ रहा है। पर फिर पता एक दिक्कत आ जाती है टाइम की, कि जो आजकल टाइम चल रहा है ना, इतनी यूसेज तो है नहीं, बाहर तो हम जाते नहीं हैं, इसलिए पापा की विलिंगनेस, एबिलिटी होने के बावजूद, प्राइस पसंद होने के बावजूद वो डिमांड नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि वो एक्चुअली में कन्वर्जन नहीं हो पा रही है। जैसे ही टाइम थोड़ा सुधरेगा, वो लाइफ रूटीन में आ जाएगी, विलिंगनेस भी होगी, एबिलिटी भी होगी, प्राइस भी होगा, और उस टाइम में हम एक्चुअली में स्पेंड कर देंगे और हमारी डिमांड हो जाएगी। इसको बोलते हैं बच्चों डिमांड। और आपको एग्जाम्स के लिए डिमांड की डेफिनेशन ज़रूर याद रखनी है, जो इन्हीं 4 वर्ड से मिलकर बनेगी। आपने इन्हीं 4 चीज़ों का ध्यान देना है। विलिंगनेस होनी, विलिंग टू बाय, एबिलिटी टू बाय, एट दी प्रिवेलिंग प्राइस। कौन फिक्स करता है गाइस? ये मत भूलना, सेलर फिक्स करता है, तो मुझे उसका प्राइस भी पसंद आ गया। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। एंड गाइस, डिमांड चेंजेस with respect to price also, and it also changes with respect to time also, depends day to day, season to season, demand keeps on changing। अब पढ़ते हैं गाइस, 2 तरह की डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अच्छा बच्चों, अब तक आपको क्या याद करना है? आपकी संदीप गर्ग की बुक में आप देखोगे तो आई गेस चैप्टर के पेज नंबर 2 में अगर आप देखो तो डिमांड की डेफिनेशन दे रखी है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डेफिनेशन बुक्स में मार्क कर लो। देखो, अब मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि हर चीज़ रजिस्टर में लिखो, इतनी मोटी किताब थोड़ा ना हमने रजिस्टर में लिखनी है। रजिस्टर में ना आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट राइट एनीथिंग, कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखने की। बस ये डेफिनेशन मार्क कर लो बुक में कि ये याद करनी है।
नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, दो तरह की डिमांड होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। गाइस इंडिविजुअल डिमांड होती है ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, ऑफ अ कंज्यूमर। जैसे अगर कोई सिर्फ मुझसे पूछे कि मैम अगर मार्केट में प्राइस 40 रुपीज़ है तो आप कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑर्डर करते हैं, मैं कहूँगी 2 लीटर्स। मैम अगर मार्केट में प्राइस 50 रुपीज़ हो गया तो मैं कहूँगी देखो प्राइस बढ़ रहा है तो जनरली डिमांड कम हो जाती है। ज़रूरी नहीं है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि चलो डिमांड कम हो गई मेरी। इसको बोलते हैं गाइस इंडिविजुअल डिमांड, जब हम सिर्फ एक ही कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। और मार्केट डिमांड होती है व्हेन वी कंसिडर द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, जो इतनी आराम से पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी सर्वे करने पड़ते हैं, काफ़ी रिसर्च इकोनॉमिस्ट ढूंढते हैं, एक्चुअली डेटा कलेक्ट करते हैं सबसे, इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ के लोगों की इनकम कितनी है। वो पता क्या करते हैं, वो जैसे कैलकुलेट करते हैं कि दिल्ली में कितना टैक्स कलेक्शन हुई है, उस हिसाब से लोगों की इनकम कितनी है। अच्छा इतनी इनकम है तो फिर एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा इतना खर्च करते होंगे, इतना लोग डिमांड करते होंगे, क्योंकि देखो डिमांड इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन इनकम ओनली। हमारी इनकम है तो हम डिमांड करेंगे, इनकम नहीं है तो कैसे डिमांड करेंगे। तो ये ना जजमेंट करी जाती है कि सारे कंज्यूमर्स की मार्केट में कितनी डिमांड है, और हर कोई ना अंदाज़ा लगाता है। आप खुद भी सोचो, हमारे घर के आसपास जो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको मिल्क ब्रेड मिलता है, उनके पास कुछ एक अंदाज़ा होता है कि भैया हमारी एक दिन में ना 50 ब्रेड बिक जाएंगी, वो उस हिसाब से मंगा लेते हैं। ऑल्दो आई एम श्योर कई बार उनके साथ ऐसा होता होगा कि ब्रेड सारी बिक गई। मैं बताती हूँ कब हुआ था ये, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना 21 मार्च के आसपास, इतना वो हुआ था कि दुकान पे चले जाओ सब सामान खाली पड़ा मिलता था। क्यों? क्योंकि लोग इतना, हम ज़्यादा इतना घबरा गए थे कि अब तो भैया दुकानें बंद हो जाएंगी, सामान रख लो घर में, ब्रेड लेने जाओ ब्रेड खत्म होती थी, कुछ भी चीज़ लेने जाओ ना खत्म होती थी। तो इन दुकानदारों को ना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, देखो वो तो लॉकडाउन एक एक्सेप्शनल केस था, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना इनको अंदाज़ा होता है कि कितने कंज्यूमर्स की हमारे पास डिमांड आएगी, कितनी मार्केट डिमांड है, वो उस हिसाब से अपने पास स्टॉक अरेंज करके रखते हैं। ऊपर नीचे तो खैर होता रहता है, बट दे ट्राई टू एनालाइज दी मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड होती है लार्ज स्केल पे ऑल दी कंज्यूमर्स, और इंडिविजुअल डिमांड होती है सिर्फ एक कंज्यूमर की। मैम हमने क्यों पढ़ा इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड? क्योंकि बच्चों अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कब कब चेंज होती है और मार्केट डिमांड किन चीज़ों पे निर्भर करती है। पढ़ते हैं एक करके। सबसे पहले गाइस हम पढ़ेंगे व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। आपकी बुक्स में ये टॉपिक दे रखा है इस नाम से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, या आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। गाइस मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत समझो, काफ़ी ज़रूरी है, पूरे चैप्टर में हेल्प करेगा। सबसे पहले गाइस, सबसे पहली चीज़ जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है ना इस प्राइस, जो हम फिक्स नहीं करते हैं सेलर फिक्स करता है। हम फिक्स कर रहे होते हैं ना तो भाई फिर बात ही क्या थी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी कौन फिक्स करता है? सेलर। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर प्राइस राइज होता है ना तो जनरली डिमांड कम हो जाती है। मतलब अगर सेलर सामान महंगा बेचने लग जाएंगे ना तो हम थोड़ी सी ना कटौती करते हैं, थोड़ा सा कम ले लेते हैं। मैं कह सकती हूँ कि प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब समझते ना, ऑपोजिट। प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मैम डीडी मतलब गाइस इकोनॉमिक्स में डिमांड को डीडी कहते हैं। इकोनॉमिक्स में डिमांड को डीडी कहते हैं। तो डीडी वेल एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म है, आप यूज़ कर सकते हो, अलाउड है यूज़ करना। प्राइस फॉल करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। लेकिन मैम हर बार तो ऐसा नहीं होता। मैम जितना भी महंगा हो जाए, मैम मिल्क का प्राइस, आपको पता है मिल्क का प्राइस ना कुछ सालों पहले तक, मतलब आई रिमेंबर कि 19-20 रुपये लीटर भी होता था, और आज आई एम श्योर ये कहाँ तक चल रहा है, 40-45 रुपये लीटर चल रहा है। मैम हमने तो डिमांड तो नहीं कम करी। मैम आप कह रहे हो कि प्राइस राइज होने पे डिमांड कम हो जाती है, बट मैम आजकल तो पता है इतना ज़्यादा मार्केट में चल रहा है कि भैया हेल्थ का ख्याल रखो, हेल्थ का ख्याल रखो।
हड्डियों के डॉक्टर के पास चले जाओ, पहली चीज़ वो मुझे तो यही कहता है, दूध कितना पीते हो एक दिन में। ही टेल्स मी, मैं डॉक्टर कहता है कई बार आधा लीटर दूध एक दिन में पीना चाहिए ना, आधा लीटर दूध इज़ टू मच फॉर मी टू ड्रिंक डे। तो मैम हमारी तो डिमांड कम नहीं हुई। एक्चुअली पता है क्या होता है, रियल लाइफ में कई सारी और चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। मजबूरी नाम की भी एक चीज़ होती है। लोग हेल्थ के लिए भी ना चीज़ महंगी होती है भली, फिर भी खरीद लेते हैं, या टेस्ट के मारे। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मुझे चाय इतनी पसंद है, कुछ भी हो जाए भैया चाय के बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगी, इतनी एडिक्शन है मुझे उस चीज़ की। टेस्टी, जब कोई चीज़ टेस्टी लगती है ना, हम आई थिंक आई टेल यू, मतलब जैसे मतलब आई रिमेंबर बिफोर लॉकडाउन रजौरी गार्डन में एक नेचुरल्स आइसक्रीम नाम का एक शोरूम है। इतनी महंगी आइसक्रीम है उसकी, पर वो नेचुरल्स है ऐसा उसका कहना है, ऑर्गेनिक है, बड़े नेचुरल फ्रूट फ्लेवर्स हैं और वो टेस्टी भी है। टेस्टी की वजह से भी ना कई बार हम प्राइस को इग्नोर कर देते हैं, कई बार हेल्थ की वजह से इग्नोर कर देते हैं, कई बार इनकम भी बहुत है, बहुत पैसा है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी कुछ कहती नहीं, पापा कुछ कहते नहीं है, तो खरीद लेते हैं हम, क्या फ़र्क पड़ता है, घूमेंगे हम पूरा दिन गाड़ी में, जो चाहे जितने चाहे शेक पियेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आई अग्री, रियल लाइफ में बड़े सारे फैक्टर्स पिक्चर में आते हैं, बट गाइज जब मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ ना, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड साथ में ऐड कर रही हूँ कि प्राइस फॉल होने से डिमांड बढ़ती है, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। मतलब मैं और किसी फैक्टर की बात नहीं करूँगी। अब शायद आपको मेरी बात थोड़ी सी लॉजिकल लगे कि प्राइस राइज होने पे डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स। इग्नोर गाइज, इग्नोर हेल्थ, इग्नोर इनकम, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। सिर्फ अगर प्राइस डिमांड पर ध्यान देना तो ये फैक्ट ये ट्रू होता है। एंड इनफैक्ट गाइज इस पॉइंट को ना, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लॉ ऑफ डिमांड। मैम ये अदर फैक्टर्स कौन से हैं जो अभी आपने बताए? यस, इग्नोरिंग हेल्थ, इग्नोरिंग टेस्ट, इग्नोरिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम देखो इस टॉपिक में डिस्कस क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पहला फैक्टर पढ़ा प्राइस, और उसी में पढ़ लिया अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। मतलब सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट को इग्नोर करो, सिर्फ फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो हाँ प्राइस राइज होने पे डिमांड कम होती है। अब पढ़ते हैं गाइज सेकेंड पॉइंट ऑफ योर बुक विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वैसे मैं एक बार ही ना लॉ ऑफ डिमांड दोबारा बता दूं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। मैं एक बार दोबारा फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको कहा ना इसको लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ना मैं बाद में 3-4 पेज बाद दोबारा डिटेल में आएगा, लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस राइज होने पे डिमांड फॉल होएगी अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। एंड गाइस इस लाइन को ना अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट का ना एक लैटिन फ्रेज भी है जो हमें याद रखना है, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब यही होता है गाइस, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। और इसको डिटेल में डोंट वरी, विल डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ये इतना नहीं है, इसमें और भी काफ़ी कुछ है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो नाउ कम बैक टू सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये क्या होता है? देखो इकोनॉमिक्स में, ध्यान से मेरी बात सुनना, इकोनॉमिक्स में दो गुड्स मतलब सामान आपस में रिलेटेड हो सकते हैं दो तरीके से। उनके बीच में रिश्ता हो सकता है, या तो वो सब्स्टिट्यूट्स होंगे एक दूसरे के, या वो कॉम्प्लीमेंट्रीज होंगे। मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, दो सेपरेट गुड्स हैं, लेकिन गाइज ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। या चाय पीता इंसान या कॉफ़ी पीता, दोनों एक साथ नहीं सिप लेते हैं, या चाय या कॉफ़ी। और सब्स्टिट्यूट्स देखो, वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, हो सकता है आपके माइंड में भी थॉट आए, क्योंकि मैं पर्सनली, मेरे लिए ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। आई हेट कॉफ़ी, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है किसी को ये दोनों ही ना पसंद हो, सिर्फ चाय पसंद हो या सिर्फ कॉफ़ी पसंद हो। कॉफ़ी का उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट, मैम कोई चीज़ कॉफ़ी रिप्लेस नहीं कर सकती यार। हो सकता है ऐसा गाइस, ये ना हम सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में हो सकता है ना एप्लीकेबल हो, तो जो आप एप्लीकेबल हो आप वो लिख दो। जैसे मैम मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे ब्लू वाले लेस दे दो या मुझे आप रेड वाले लेस दे दो, मेरे लिए एक बराबर है। मैम आप मुझे वाइट शुगर दे दो या आप मुझे वाइट ब्राउन शुगर दे दो, मैम दे आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर मी। मैम आप मुझे ब्रिटानिया की ब्रेड दे दो
या मैम आप मुझे हार्वेस्ट की ब्रेड दे दो, मैम चलेगा। सब्सटीट्यूट्स का मतलब आपके लिए कुछ भी हो सकता है, बस सब्सटीट्यूट का मतलब इतना है या ये बीच में आई शुड से और वर्ड आ गया, गिव मी दिस और दिस। कॉम्प्लीमेंट्रीज होता है गाइस जहाँ पे हमें दोनों गुड्स चाहिए एक साथ। आई नीड टी विद शुगर, ये सब्सटीट्यूट नहीं है। मैम सिर्फ चाय ले लो, मैम सिर्फ चीनी ले लो, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। मेरे लिए तो टी और मिल्क भी कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं बिना दूध की चाय नहीं पी सकती। पेन और रिफिल भी कॉम्प्लीमेंट्रीज है, पेन बिना रिफिल के नहीं चल सकता। कार एंड पेट्रोल आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्रीज, कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। और क्या एग्जाम्पल दें? मैम मैंगो शेक और मिल्क भी कॉम्प्लीमेंट्रीज है, बन ही नहीं सकता बिना दूध के। कॉम्प्लीमेंट्रीज गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट्स में और आता है, कॉम्प्लीमेंट्रीज में एंड आता है। वी नीड बोथ दिस एंड दिस। अब गाइज अभी तक हमने पता क्या पढ़ा है कि दो गुड्स आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं। मैम पर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो गुड्स में कोई रिलेशन ही ना हो। गाइज जब ब्रेड बटर कहाँ फिट करूँ? ब्रेड बटर कॉम्प्लीमेंट्रीज में आ जाएगा ना, ब्रेड भी चाहिए साथ में बटर भी चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ब्रेड और पेट्रोल में क्या रिलेशन है, आप कहोगे मैम कोई रिलेशन नहीं है। तो गाइज अनरिलेटेड गुड्स भी होते हैं, अनरिलेटेड गुड्स भी ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन हम अनरिलेटेड की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे डिमांड का मतलब ब्रेड की डिमांड और पेट्रोल का प्राइस कोई रिलेशन ही नहीं है ना। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो ब्रेड की डिमांड कम हो जाए, मतलब ब्रेड और पेट्रोल में दूर दूर तक कोई प्राइस डिमांड का कोई लेना देना नहीं है। इनमें होता है, कैसे होता है वो पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अचानक से मार्केट में ब्रिटानिया की ब्रेड का प्राइस राइज हो गया, पहले 20 रुपए की आती थी, अब 25 रुपए की आ रही है। और गाइस हार्वेस्ट की ब्रेड अभी भी 20 रुपए की ही आ रही है। हम पता क्या करेंगे, हम हमारे लिए ये सब्सटीट्यूट्स हैं, आई एम अज्यूमिंग हमारे लिए ये सब्सटीट्यूट्स है, ये दे दो या ये दे दो। तो गाइस हम फिर प्राइस को देखेंगे, जो सस्ता होगा हम वो उठा लेंगे। मतलब अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस राइज हो जाता है ना, सब्सटीट्यूट का प्राइस राइज हो जाता है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्सटीट्यूट मेरा ब्रिटानिया, ठीक है, ब्रिटानिया का अगर प्राइस राइज हो जाएगा ना तो गाइस हार्वेस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब मैं ना एक बार दोबारा जाऊंगी फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट में हमने पता क्या पढ़ा था? प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, मैं हार्वेस्ट का एग्जांपल लूंगी, कि अगर हार्वेस्ट ब्रेड किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस राइज होता है ना तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि रिलेटेड गुड के प्राइस से भी डिमांड इफेक्ट होती है किसी गुड की, मतलब खुद के प्राइस से तो इफेक्ट होती ही होती है, रिलेटेड गुड के प्राइस चेंज होने से भी हमारी डिमांड पे फर्क पड़ता है। तो अगर उसका महंगा हो जाएगा सामान, वो महंगा हो गया तो हमें उस चीज का फायदा मिलेगा। ये मैंने सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल दिया, एक बार जरा कॉम्प्लीमेंट्रीज में भी देखते हैं। गाइज अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, या पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो इसका साथी कौन है जो हमें साथ चाहिए? कार। अगर पेट्रोल आपको पता है दिन भर दिन महंगा होता जाएगा ना, कार की डिमांड लोग कम करने लग जाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, वो इतना महंगा हो रहा है, हम कैसे परचेज करें। तो गाइस अगर आप नोटिस करो, सब्स्टिट्यूट्स के केस में गाइस पॉजिटिव रिलेशनशिप था प्राइस और डिमांड में। मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है ना, लोग इमीडिएटली स्विच हो जाएंगे दूसरे की तरफ। और कॉम्प्लीमेंट्रीज में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्रीज में हम मजबूर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एक का प्राइस बढ़ेगा ना, डिमांड दूसरे की भी बेचारे की सफ़र होती है, क्योंकि चलते साथ साथ हैं दोनों। तो अभी तक हमने पता क्या सीखा कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसके खुद के प्राइस से तो फर्क होता ही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कार की दोबारा एग्जांपल लूँ, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट में जाऊँ तो गाइस फर्स्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि अगर कार का प्राइस बढ़ेगा ना तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब कार की डिमांड उसके खुद के प्राइस से भी चेंज होती है, और कार की डिमांड उसके किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस से भी चेंज होती है। तो अब तक हमने डिमांड को अफेक्ट होने वाले दो फैक्टर्स पढ़ लिए, एक खुद का प्राइस, एक रिलेटेड गुड का प्राइस। अब पढ़ते हैं गाइस
और एक चीज़ और, हाँ ये मैंने आपको वैसे बता दिया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप इसको इनफैक्ट पता है याद भी कर सकते हो, करना ही चाहिए वैसे, कि गाइज सप्लीमेंट सब्सटीट्यूट्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, या मैं कह सकती हूँ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है ये भी बढ़ रहा है। पर गाइज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में उल्टा रिलेशनशिप होता है, एक का प्राइस बढ़ता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड कम होती है। सब्सटीट्यूट्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब एक सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ेगी, और कॉम्प्लीमेंट्रीज में उल्टा रिलेशनशिप होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ेगा तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड कम होगी। ये पढ़ लिए हमने 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा मैम पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, 6 नंबर का क्वेश्चन सीधा, खुद आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और या कई बार ऐसा भी आ जाता है एक्सप्लेन हाउ डज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर अफेक्ट्स डिमांड, तो आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, कोई पॉइंट भी उठ के आ सकता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करती है डिमांड को? आई थिंक ये बहुत ईजी है सुनने में, इनकम ज़्यादा होगी तो मैम डिमांड ज़्यादा होगी। गाइज इनकम के बेसिस पे भी ना इकोनॉमिक्स में 2 तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। वैसे होते 3 तरह के हैं, नॉर्मल, लग्जूरियस और इन्फीरियर। लग्जूरियस अभी है नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 तरह से पढ़ रहे हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। क्या होते हैं ध्यान से समझना। अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग की बात करूँ ना, तो नॉर्मल का मतलब नॉर्मल सामान, और इन्फीरियर का मतलब होता है थोड़ा सा बेकार, आउटडेटेड, सस्ता। इन्फीरियर मतलब इसकी क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है, ठीक है। बट एक्चुअली में ना रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में किसी भी गुड पे आपने कभी देखा स्टैंप लगी हो ये नॉर्मल गुड है और ये इन्फीरियर गुड है? नहीं भाई, जिसको जो चीज़ पसंद आ गई उसके लिए वो सोना है, वो हीरा है। मुझे इसी का टेस्ट पसंद आता है, मैं क्या करूँ? कई बार मेरे साथ होता है, मुझे एक नॉन ब्रांडेड चीज़ ही पसंद आती है। लाइक मैं एक एग्जाम्पल दूँ पोहे का, मुझे पोहा बहुत पसंद है, और अगर मैं ब्रांडेड खरीद लूँ, ब्रांडेड मतलब ऑर्गेनिक पोहा खरीद लूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता। मुझे एक लोकल ब्रांड पसंद है, मुझे वो ही पसंद है। मेरे लिए भाई, अब दुनिया के लिए हो सकता है वो इन्फीरियर हो क्योंकि वो लोकल है, मेरे लिए वो बहुत बढ़िया गुड है। गाइस कभी भी रियल लाइफ में कोई गुड नॉर्मल या इन्फीरियर का टैग लग के नहीं आता है। ये कंज्यूमर खुद डिसाइड करता है मेरे लिए क्या नॉर्मल है और मेरे लिए क्या इन्फीरियर है। और वो पता है हमारे किस पर डिपेंड करता है? हमारी इनकम पे। ध्यान से सुनना, हमारी इनकम पे डिपेंड करता है गाइस। अच्छा, इनकम को इकोनॉमिक्स में गाइस रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से, आई से नहीं। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स एंड वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। जैसे अभी मैंने बताया था ना, डी डी स्टैंड्स फॉर डिमांड, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। ठीक है, अब मैं नॉर्मल गुड्स समझाती हूँ क्या होते हैं। गाइस इनकम राइज होते ही आपकी इनकम राइज हुई है। हर कंज्यूमर की इनकम कभी राइज होती है कभी फॉल होती है, डिपेंड करता है। अगर इनकम राइज होते ही आपने जिस भी गुड के पीछे भागे हो, होता है ऐसा, अब पैसे अच्छे आ रहे हैं घर पे, अच्छी क्वालिटी का चावल खाते हैं, अच्छा फ़ोन खरीदते हैं, दूध डबल टोन्ड क्यों लें, फुल क्रीम लेंगे हम। मतलब इनकम राइज होते ही जिस भी गुड के पीछे आप भागे हो ना, वो गुड आपके लिए नॉर्मल गुड है। और इनकम राइज होते ही जिस गुड से आप दूर भागे हो ना, डिमांड कम करी है गाइज, वो आपके लिए इन्फीरियर गुड है। दोबारा समझाती हूँ कैसे। इनकम राइज होते ही ना आपने एकदम से ना, अज्यूम करो टोन्ड दूध सस्ता आता है, आपने टोन्ड दूध खरीदना ही बंद कर दिया, आप एकदम से शिफ्ट हो गए टू फुल क्रीम मिल्क, वो महंगा आता है। आई थिंक ऐसा अप्रॉक्सीमेटली होता है, ये 42 रुपीज़ लीटर है और ये तो 50 रुपये लीटर होता है। ठीक है, इनकम राइज हुई ना, आपने टोन मिल्क खरीदना बंद कर दिया, आपने फुल क्रीम की तरफ शिफ्ट हो गए। तो गाइज आपके लिए इनकम इज फुल क्रीम मिल्क इज नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड बिकम्स टोन्ड मिल्क। सो गाइज कोई भी गुड वैसे नॉर्मल, आपने कभी देखा है फुल क्रीम और टोन दूध के ऊपर स्टैंप लगी हो? नहीं। इनफैक्ट अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो आई थिंक डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि हमें एक एज के बाद फुल क्रीम दूध नहीं पीना चाहिए, हमें थोड़ा डबल टोन्ड पीना चाहिए, टोन्ड पीना चाहिए, घी मलाई कम खानी चाहिए, क्योंकि हम उतना फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। बट रियल लाइफ में आप इनकम के बेसिस पे हम ये जज करते हैं।
इनकम राइज होते ही आप जिस गुड के पीछे भागे गाइस वो आपके लिए नॉर्मल गुड है, और इनकम राइज होते ही जिस गुड से आप दूर भागे वो आपके लिए इंफीरियर गुड है। आपने एक और एंगल से इसको याद रखना है गाइस कि नॉर्मल गुड के केस में इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनफैक्ट मैं बच्चों को ना ऐसे भी याद कराती हूँ एग्जाम्स के लिए ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंफीरियर गुड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को ऐसे भी याद कराती हूँ कि इनवर्स रिलेशनशिप है, आई फॉर इनवर्स, इंफीरियर गुड्स के केस में आई फॉर इंफीरियर, इनकम और डिमांड के बीच में आई फॉर इनकम। मतलब इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका इन्वर्स रिलेशनशिप हो बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये बस मैं ऐसे ये याद करा देती हूँ। एंड इंफीरियर गुड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा और पढ़ेगा ना डिफाइन इंफीरियर गुड्स, वो कहीं ना कहीं ये लिखेगा लोकल गुड्स, सस्ते गुड्स। ऐसा नहीं है गाइस, टोन्ड लोकल और सस्ता है। आपको पता है गरीब बंदा तड़पता है इस दूध के लिए, उसके लिए मतलब बहुत कुछ है ये, उसको टोन्ड मिल्क मिल जाए तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी है उसके लिए कि उसको दूध पीने को मिल गया। सो गाइस उसको हम इंफीरियर नहीं कह सकते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर इनकम, कौन सा गुड हमारे लिए इंफीरियर और कौन सा हमारे लिए नॉर्मल है। पेपर में अगर इंफीरियर की डेफिनेशन आएगी तो आप यही कहोगे, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस with increase in the income, they have an inverse relationship. So guys हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। सब्सटीट्यूट्स का एग्जाम्पल तो हम फिर भी दे देंगे कि चल भाई ब्लू लेज, रेड लेज, टी, कॉफ़ी। इंफीरियर गुड तो गाइज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनकम। तो आप पता है एग्जाम्पल में ऐसा लिखोगे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर अ पुअर पर्सन फुल क्रीम मे बी अ नॉर्मल गुड एंड डबल टोन मे बी एन इंफीरियर गुड, क्योंकि वो डबल टोन से दूर भागे। मतलब आप ऐसे लिखोगे कि फॉर अ पर्सन इट मे बी फॉर अ पर्सन बट नॉट फॉर एवरीबडी। हम स्टैम्प नहीं लगा सकते इन गुड्स पर। नेक्स्ट हमने कौन सा पॉइंट पढ़ना है? 4th पॉइंट गाइज। और कौन सी चीज़ है जिस पर डिमांड अफेक्ट करती है? तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो सबसे सिंपल है। कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इफ योर टेस्ट इज फेवरेबल टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, आप उसे ज़रूर खरीदोगे। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है, वो भले ही कितनी सस्ती हो या कितनी हेल्दी हो, जब टेस्ट ही नहीं पसंद मैं कैसे खा लूँ? नहीं खा सकते हम। तो हमारा डिमांड कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस हमारे चॉइस पे भी डिपेंड करती है कि हम कौन सी चीज़ खरीदते हैं मार्केट में। कई बार पता है ऐसा भी होता है, सोप लेने जाऊँ मैं मार्केट में, ठीक है, 4 तरह के सोप पड़े हैं, सबका प्राइस सेम है, सबका प्राइस सेम है, बट हमने तो पढ़ा था प्राइस और डिमांड का लेना देना होता है। प्राइस ही सेम है तो क्या करें? फिर ना यहाँ पे प्रेफरेंस की बात आ जाती है। मुझे ये वाला दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या मेरे को यही सूट करता है, मैं यही लूँगा, मेरे को स्किन को यही सूट करता है। तो कई बार हम प्रेफरेंस और टेस्ट के बेसिस पे भी डिमांड करते हैं गुड्स को। ये बहुत सिंपल पॉइंट है गाइस। 5th पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट चेंज इन प्राइजेस। एज्यूम करो आज मार्केट में प्याज का प्राइस है 20 रुपये किलो, ठीक है, और आप ये समझो कि ये सस्ता ही है, प्राइस कम है, तो मैम प्राइस कम है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, राइट। ये वो मैंने पहले वाला पॉइंट लगाया। ये फर्स्ट वाले पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूँ तो किसी गुड का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन पता है उस सब्जी वाले ने मेरे को कहा कि मैडम जी अब तो बस प्राइस टूट ही रहे हैं, ये आप देख लेना 2-3 दिन में ये 5 रुपये किलो बिकेगा। तो मैंने सोचा यार ये और सस्ता होने वाला है, क्या ज़रूरत है आज खरीदने की, 2-4 दिन बाद खरीद लेंगे। मतलब मेरी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी बीच में आ जाती है कई बार। अगर आपको लग रहा है ना कि फ्यूचर में वो और सस्ता होने वाला है, तो भाई 20 रुपये ऑल्दो वो सस्ता है नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से, प्राइस कम होने के बावजूद भी मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी, क्योंकि मुझे वो और सस्ता होता दिखाई दे रहा है, मैं फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ाऊंगी। तो कई बार गाइस प्रेजेंट की डिमांड हमारी फ्यूचर के प्राइजेस पे भी डिपेंड करती है।
कई बार हमारी प्रेजेंट में डिमांड प्रेजेंट के प्राइस पे नहीं, फ्यूचर के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑनलाइन कोई टॉप पसंद आया हुआ है, कोई ना आपने कोई टॉप पसंद किया हुआ है, लाइक मैं मिंत्रा पे बहुत शॉप करती हूँ, मैंने वहाँ विश लिस्ट में कुछ प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, मुझे पता है कि हर महीने 1.5 महीने में वहाँ पे सेल आती रहती है, ठीक है। अब आज फॉर एग्जांपल कोई कुर्ती है 2000 की और वो 50% ऑफ पे मिल रही है गाइस, ठीक है, वो 1000 रुपये की 999 की मिल रही है, 1000 तो लिखते नहीं ना, 999 की मिल रही है, सस्ती है गाइस, देखो 50% में मिल रही है, सस्ती है, तो कायदे से तो प्राइस फॉल्स डिमांड राइज। पर मुझे पता है यार 15 दिन बाद सेल होने वाली है और ये 500 की बिकेगी, तो मैं आज क्यों खरीदूंगी। मैं प्रेजेंट में प्राइस कम होने के बावजूद भी उसकी डिमांड कम ही रखूंगी, क्योंकि मेरे पे कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि वो और सस्ती होने वाली है। आई होप गाइज आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का पॉइंट समझ में आ गया। अब तक गाइज हमने पता है क्या पढ़ा है। वैसे ना मैं ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में ना एक और एंगल भी डिस्कस कर सकती हूँ, महंगे की भी डिस्कस कर लेते हैं ना। अज्यूम करो आज अनियन का प्राइस है 50 रुपये किलो, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड कम होनी चाहिए कायदे से प्रेजेंट में। सब्जी वाले ने कह दिया मैडम जी कल 100 रुपये का होने वाला है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है और महंगा होगा। मैं पता क्या करूँगी, आज महंगे होने के बावजूद भी मैं खरीद लूँगी 5 किलो, क्योंकि पता है फ्यूचर में और महंगा होने वाला है। तो कई बार गाइस प्रेजेंट की डिमांड प्रेजेंट के प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चलती, हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी चलती है, ठीक है। अब टू समराइज व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, खुद के प्राइस पे, और ये जो पहला फैक्टर है ये तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर डिमांड इफेक्ट करती है ना तो वो खुद के प्राइस पे ही इफेक्ट करती है, या वो डिमांड डिपेंड करती है रिलेटेड गुड के प्राइस पे, या डिमांड इफेक्ट होती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर से। इनकम को गाइस इकोनॉमिक्स में वाई कहते हैं, और दो गुड्स रिलेटेड आपस में हो सकते हैं, या तो वो सब्सटीट्यूट्स होंगे एक दूसरे के या कॉम्प्लीमेंट्रीज। गाइस अगर वो अनरिलेटेड है तो हम बात ही नहीं करेंगे उनकी, अनरिलेटेड है तो हम बात ही नहीं करेंगे। और किस चीज़ पे डिपेंड करती है डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, और किस चीज़ पे डिपेंड करती है फ्यूचर हमारी एक्सपेक्टेशंस पे। हमारी एक्सपेक्टेशन, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। हो सकता है कोई खरीद ले महंगा भी, जैसे मैं अगर वो मंत्रा कपड़ों की बात कर रही हूँ, हो सकता है कोई 999 में भी खरीद ले, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो सस्ता होगा, ज़रूरी थोड़ा सस्ता होगा, हो सकता है सेल में वो सस्ता ना हो, तो लोग अपनी संभावना अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स में ना दो टर्म्स होती हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक टर्म होती है चेंज इन डिमांड। सुनने में ना हो सकता है आपको लगे एक ही तो वर्ड है, मैम क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है या डिमांड चेंज हो रही है, एक ही बात है, डिमांड भी क्वांटिटी है ये भी क्वांटिटी है, क्या फ़र्क है। फ़र्क है गाइस, इकोनॉमिक्स में अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो ना क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब होता है you are talking about change in demand due to change in price of the good itself। वाह, गुड की क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ। मतलब अगर किसी गुड की डिमांड उसके खुद के प्राइस की वजह से चेंज हो रही है ना, मतलब मैं पिछली स्लाइड पे वापस जाती हूँ, अगर किसी गुड की डिमांड उसके प्राइस की वजह से चेंज हो रही है ना तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड नहीं बोलते गाइस, क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर बाकी फैक्टर किसी फैक्टर की वजह से चेंज होती है तो गाइस उसको बोलते हैं चेंज इन डीडी, डिमांड। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर आपसे कोई पूछे ना डिफाइन चेंज इन डिमांड इन इकोनॉमिक्स, तो आप कहोगे इट अकर्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। मतलब इस प्राइस को छोड़ के और किसी भी प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ को छोड़ के, प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ को छोड़ के और किसी भी वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है ना उसको इकोनॉमिक्स में चेंज इन डिमांड बोलते हैं। जैसे
रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज हो जाए, इनकम चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए, तो वो चेंज इन डिमांड की कैटेगरी में आती है। इसके बीच में ना हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी एक क्लास लेगा बाद में हमारी। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है इससे, मतलब आप ना माइंड में अपनी इमेज बनाओ कि इस फर्स्ट पॉइंट को ना हम अलग ट्रीट करते हैं बाकियों से, इसके लिए कुछ ज़्यादा ही अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। इसको लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, और बाकी सारे फैक्टर्स ना एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, चेंज इन डिमांड की कैटेगरी में। आज की क्लास में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, मैं वापस दिखाती हूँ आपको स्लाइड। कि दो तरह की डिमांड होती है गाइस, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अब तक जो मैंने फैक्टर्स डिस्कस करे हैं ना, वो इंडिविजुअल डिमांड के डिस्कस करें कि एक पर्सन की डिमांड कैसे चेंज हो जाती है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके इनकम के अकॉर्डिंग, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मार्केट डिमांड कैसे चेंज होती है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। कहने का मतलब, कोई मार्केट ले लो, ठीक है, जैसे मेरे घर के पास बहुत फेमस मार्केट है ज्वेलरी मार्केट। इस मार्केट में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, टोटलिटी की अगर मैं बात करूँ कि कितनी चलती है, कैसे चलती है, तो आपके माइंड में पता है कई सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी, मैम वहाँ जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनको वहाँ का प्राइस पसंद आ रहा होगा तो ले लेंगे। लोगों के माइंड में भी एक कंसेप्शन है कि ज्वेलरी थोड़ी महंगी है, तो गाइस प्राइस पर तो डेफिनेटली डिमांड इफेक्ट करती है। मार्केट डिमांड वहाँ के प्राइसेस पे तो अफेक्ट करेगी। वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के टेस्ट पे भी डिपेंड करेगी। जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े ना वो सब यहाँ आएंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पे भी डिपेंड करेगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करेगी यहाँ पे, और कौन सा पॉइंट, इनकम पे, पश्चिम बिहार के लोगों की इनकम क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड तो करेगी गाइस। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी हैं जिन पर मार्केट डिमांड अफेक्ट करती है। जैसे कि सबसे पहला कर रहे हैं हम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। गाइस इमेजिन करो जंगल में है ये मार्केट, आसपास लोग ही नहीं रहते तो डिमांड ही नहीं होगी। पॉपुलेशन भरी पड़ी है आसपास, ऑटोमेटिकली डिमांड होगी उस चीज़ की। तो मार्केट डिमांड पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, सीजन पे भी डिपेंड करती है गाइस। मैंने अभी पीछे भी कहा था ना, गर्मियों में भी कुछ लोग सर्दी के कपड़े खरीद सकते हैं, उनको ज़रूरत हो सकती है कि बाहर जाना है, लेकिन जनरली अगर मैं पूरी मार्केट पे फोकस करूँ ना, आपने देखा होगा जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है ना, पूरी मार्केट गर्मियों के कपड़ों से भर जाती है। तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी लोग सामान खरीदते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग मार्केट की डिमांड चेंज होती रहती है। एंड आखिरी चीज़ जो हमने पढ़नी है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो इनकम ऑफ दी कंज्यूमर जो हमने पढ़ा ना, वो तो इंडिविजुअल एक कंज्यूमर की इनकम की बात हो रही थी। अब मैं कह रही हूँ उस पूरी एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आप इमेजिन करो कि पश्चिम बंगाल में सबकी इनकम ऑलमोस्ट इक्वल है, तो अच्छी मार्केट चलेगी, अच्छी डिमांड चलेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप है, कुछ लोग बहुत पुअर है और कुछ लोग बहुत रिच है, तो मार्केट अच्छे से नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप साउथ दिल्ली में चले जाओ, वहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सबकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ के लोगों की इनकम मतलब पहली बात तो ये देखो कि लोग कितने हैं, फिर देखो उनके बीच में इनकम कैसी है, सीज़न कैसा है, इससे अफेक्ट होती है मार्केट की डिमांड।